तो ज़्यादा इंट्रो दिए बिना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हमें क्या पढ़ना है। हम पढ़ेंगे आज फाइनल अकाउंट का जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 6 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि उदाहरण नंबर 6 काफ़ी सरल है और अच्छा भी है, क्योंकि ये एक बेसिक प्रश्न है जिससे आपको ऐसे खाते बनाना आएगा, आप सीखेंगे। तो उसके लिए आपके पास फिर से वही जो मैं हर बार कहता हूँ, बुक होना चाहिए। बुक है तो ओपन कर लीजिए। पृष्ठ नंबर आप देख सकते हैं 202 203 में आपको ये मिल जाएगा। नहीं है बुक तो फिर कोई बात नहीं, अब तो आप यूट्यूब को 8 गुना तक जूम करके देख सकते हैं। बस आपको इसको क्या करना है, जूम करना है। जूम करेंगे इस तरह से आप 8 गुना तक जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उदाहरण 6 में क्वेश्चन क्या दिया है, क्या क्या मदे हैं। उदाहरण 6 में प्रारंभिक हत्या दिया है 32,000 का, क्रय दिया 1,80,000 का, भवन है 48,000 का, मशीन है 20,000 का। देनदार है 34,000 के, आहरण है 8,000 का, अंतिम आंतरिक वापसी है 1,200 रुपये का, क्रय पर भाड़ा है 2,500 का, और वेतन है आपका 16,400 रुपये का, हाथ में रोकड़ 2,800 है, व्यापारिक व्यय 7,200 का, बीमा और कर है आपका लगभग 3,000 का, और प्राप्ति पत्र लगभग शायद 9,000 का। मतलब आगे पीछे दिख रही है, आप समझ सकते हैं। लाइन से अगर आप देखेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। अब संयोजन में टोटल 7 संयोजन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन में गलती भी होती है और आंसर भी सही आता है। अगर आप कुछ चीज़ छोड़ देंगे तो आंसर गलत होगा, या कुछ चीज़ों को ना समझ पाए तो भी आंसर आपका रॉन्ग आता है। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले व्यापार एवं लाभ हानि खाता से। तो व्यापार खाता कैसे बनता है? तो व्यापार खाते में बस आपको इतना याद रखना है, माल के निर्माण या विक्रय से पहले के जितने भी खर्च हैं वो व्यापार खाते के अंतर्गत आते हैं। जैसे कच्चे माल का क्रय करना, ठीक है, उस पर गोदाम तक लाने के लिए उस पर मजदूरी देना, क्रय पर भाड़ा देना, ठीक है, माल की ढुलाई करना, ऐसे जितने भी खर्च आएंगे, मजदूरी कर, चुंगी कर, टैक्स वैक्स जो भी लगना है आपको माल के निर्माण के संबंधित, वो सब आपको व्यापार खाते में लिखना है। ठीक है, अब विक्रय के बाद जब वो थोक व्यापारी के पास चला जाता है तो उनको विक्रय करने के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ता है, जिसको आप विज्ञापन भी कहते हैं। तो इन सभी पे जो खर्च होगा वो सब विक्रय के बाद वाले खर्च माने जाते हैं। ठीक है, तो माल के निर्माण संबंधी जितने भी खर्च होंगे वो सभी आपको व्यापार खाते में लिखना है। तो सबसे पहले रहतिया ओपनिंग स्टॉक जो है उसको लिखते हैं, शुरुआत वहाँ से होता है। फिर आपको क्रय को देखना है, फिर आपको उसके अलावा क्रय पर भाड़ा, आंतरिक वापसी इत्यादि को देखना है। ठीक है, तो जैसा कि ओह सॉरी यार, गलती से कट गया, लेके आते हैं उसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं, जो कि 32,000 का मैंने आपको बताया था, प्रारंभिक रहती है। तो इंग्लिश में बनाया गया है, आप हिंदी में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल का कितना है भाई, 32,000 है। ठीक है, उसके बाद क्रय और उसमें वापसी घटाते हैं। तो क्रय दिया है प्रश्न में 1,80,000 का, और जो वापसी है क्रय वापसी वो है 1,600 का। तो 1,80,000 में 1,600 को घटा देंगे, घटने के बाद जो आएगा 1,78,400 रुपये, इसको आप राशि वाले खंड में लिखेंगे। इसके बाद आपको नीचे क्रय पर भाड़ा है, ठीक है, मजदूरी है, उनको लिखना होता है। तो इस प्रश्न में सिर्फ क्रय पर भाड़ा है। ठीक है, जो कि आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये क्रय पर भाड़ा आप देख सकते हैं 2,500 का, इसलिए क्रय पर भाड़ा 2,500 लिखा है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न में विक्रय है, ठीक, 2,60,000 का, तो विक्रय लिखा।
उसमें वापसी है 1200 रुपये का, तो जो आंतरिक वापसी है वो विक्रय वापसी कहलाता है, इसको इसमें घटा देंगे। तो 2,60,000 में 1200 घटेगा तो 2,58,800 रुपये आएगा, इसको हमने लिख दिया। इसके बाद अंतिम स्कंद को लिखेंगे जो नीचे में दिया जाता है 24,000 रुपये, तो ये अंतिम स्कंद 24,000 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका हो गया 2,82,800 रुपये। ठीक है, इतना हो गया। इस तरह से हमने क्रय, क्रय वापसी, प्रारंभिक रहतिया, क्रय पर भाड़ा, विक्रय, विक्रय वापसी घटा के अंतिम स्कंद को लिख लिए। अब जो आपका बैलेंस आएगा वो आपका शुद्ध सकल लाभ और सकल हानि कहलाता है। तो अब हम देखेंगे लाभ हानि खाता। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होगा, लेंदी होगा, इसको आपको ध्यान से देखना और समझना है। ठीक है, अब सारे संयोजन वगैरह जो हैं उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अब हम लाभ हानि खाता बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लाभ हानि खाते की शुरुआत सकल लाभ से करते हैं, जो आपको हुआ है 69,900 रुपये। तो हम उसको सबसे पहले सकल लाभ को लाभ हानि के समाकलन साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ के जितना उसका अमाउंट है। उसके बाद उन मदों को लिखेंगे जो आपको आय के रूप में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो छूट और कमीशन ये दो अमाउंट ऐसे हैं जो समाकलन साइड में दिए हुए हैं, इसका मतलब ये आपको प्राप्त है। तो हमने लिख लिया डिस्काउंट मतलब छूट की राशि 800 रुपये, दूसरा कमीशन का 1500। संयोजन में बोला है कमीशन अर्जित कर लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं 400 रुपये, तो जो पैसा मिलने वाला है उसको आप जोड़ देते हैं। तो कमीशन में वो 400 जोड़ के 1900 रुपये आपको लिखना है। इतना कर दिया आपने। अब सारे मदे जो खर्चे के हैं वो आपको हानि में लिखना है। तो पहले आप वेतन देखेंगे, वेतन 16,400 का है प्रश्न में, उसमें संयोजन है अदद 1600 रुपये, तो अदद को जोड़ा जाता है, तो वेतन में आप इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 16,400 प्लस अदद को जोड़ देना है, हो गया 18,000। उसके बाद बीमा को देखना है, बीमा जितने का भी है, तो बीमा में आपको क्या करना है, प्रीपेड आपको मिलेगा जिसको आप पूर्वदत्त कहते हैं 300 रुपये, उसको आपको घटाना होता है। तो बीमा के पैसे में पूर्वदत्त बीमा को घटाने के बाद जो आया उसको लिख दिया राशि में। अब आपका डूबत ऋण, तो डूबत ऋण प्रश्न में दिया है 600 रुपये। ठीक है, कितना दिया है, 600 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद देनदारों पर निकालना है 5%। देनदार है कितने के, तो देनदार 34,000 के हैं। 34,000 का 5% देखो इस तरह से आपको निकालना है, 5/100 लिखना है। 34,000 क्या है, देनदार हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 5 शून्य शून्य, 4 पंचे 20 की जीरो, हाथ से ले दो, 5 दिए 15, 2 17, 1700 रुपये निकल गया। इसी 1700 रुपये को हम लिखेंगे, तो अब आपको यहाँ दिखाता हूँ जो कि पहले से लिखा जा चुका है, 1700, दोनों को जोड़ देंगे, इतना होगा। उसमें से जो आयोजन होता है अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स 800 रुपये, उसको आप घटा देंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपको नहीं घटाना, तो जो छूट की राशि होती है वो आपके लिए हानि है, वो तो आप इधर लिखेंगे ही। जो आयोजन है वो आपके लिए प्रॉफिट है, तो उसको आप इधर लिख देंगे। तो आखिर कुल मिला के वही मतलब हो जाएगा। यहाँ पर आप बाकियों को जोड़ के उसको घटाने के बाद लिख रहे हैं, और अगर आप उस 800 रुपये को आयोजन को इधर लिख देंगे तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो दो तरह से आप बना सकते हैं, या तो इधर लिख करके या तो फिर इनके साथ घटा करके। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, भवन पर और मशीन पर ह्रास है। तो किसी भी हमारी संपत्ति पर कुछ भी ह्रास होती है तो वो हमारे लिए नुकसान है, तो उस ह्रासित राशि को लिख देंगे। जैसे कि आप भवन देखते हैं कितने का है, तो भवन और मशीन, अच्छा ये इसमें नहीं है शायद, ये पहले वाले में है ना, जिसको हमने शायद डिलीट कर दिया। एक मिनट देखता हूँ पीछे, है भवन है, तो कितने का है भाई भवन, भवन है 48,000 का और मशीन है 20,000 का। ठीक है, मिल गया। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ निकाल के। तो 48,000 रुपये का
अगर मैं 2% निकालूँ तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया, 480 का दुगना 800 और 960 हो जाएगा समथिंग, ठीक है। 80 का दुगना 160 होता है इसलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग का 960 है, मशीन का 5% कितना परसेंट का 10%, तो 20,000 का 10% 2,000 होता है। उसके बाद ये यात्रा व्यय है और इसको लिखने के बाद इन सभी समाकलन साइड को जोड़ करके उसके साथ इसको घटाया गया है। तो यहाँ पर 3 चीज़ है, तीनों को जोड़ेंगे वो होगा 72,600। इन सबको आप जोड़ लेंगे कि जितना हो रहा है उसमें से आप इसको घटा देंगे, दोनों को घटाने के बाद जो मिलेगा वो शुद्ध लाभ कहलाता है। तो नेट प्रॉफिट इस तरफ शुद्ध लाभ, इस तरफ शुद्ध हानि होता है। क्या होता है? शुद्ध हानि, ठीक, जिसको नेट लॉस भी कहते हैं। इतना आपने देख लिया, क्लियर है। अब यहाँ से बनता है आपका चिट्ठा, और चिट्ठा काफ़ी सरल है, ठीक है। चिट्ठे के लिए आपको ये पता होना चाहिए आपके पास क्या संपत्ति है, कितनी संपत्ति है, संयोजन उसमें क्या क्या है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास पूंजी है, इस प्रश्न में आप देख सकते हैं पूंजी है हमारे पास, पुस्तक होगा तो पूंजी है प्रश्न में 64,000 रुपये। अब पूंजी में क्या क्या जोड़ते हैं वो आपको याद रखना है। पूंजी पर ब्याज प्रश्न में बोला गया है, ठीक है, यहाँ संयोजन में बताया गया है। तो हम जोड़ देते हैं पूंजी पर ब्याज को, फिर जोड़ देते हैं शुद्ध लाभ को, और घटाना होता है सिर्फ आहरण को। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। पूंजी में पूंजी पर ब्याज को जोड़ दिया जाता है, फिर शुद्ध लाभ को भी जोड़ दिया जाता है। अब बची हुई राशि में से आहरण को घटा लिया जाता है, जो आएगा वो आपका ये बैलेंस है, जिसको राशि में लिखना है। लेनदार जितने के हैं, देवी पत्र जितने के हैं, बैंक का ऋण जितना है, और अदद जो भी खर्चे हैं जो आपने नहीं दिया है वो आपका दायित्व है देना, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो पूंजी, फिर लेनदार, फिर देवी पत्र, फिर आपका कोई भी ऋण लोन है, फिर आपका अदद। संपत्ति में जितने भी आपके पास संपत्ति है, रोकड़, बैंक, बट्टा, जो भी, वो सबको लिखो, मशीन, भवन, भूमि। तो हमने सबसे पहले रोकड़ लिखा, हाथ में रोकड़ 2800 रुपये, ठीक है, वो आपको यहाँ लाइन से मध्य में मिल जाएंगे। भवन 48,000 का था, उसमें से 960 रुपये उसका ह्रास को काटेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे। मशीन में 20,000 में 2,000 रुपये उसका भी ह्रास घट कटा देंगे, 18,000 रुपये को लिख देंगे। देनदार आपके पास 34,000 के है, उसमें से ये 1,700 रुपये को घटा देंगे, जो आएगा उसको लिख देंगे। प्राप्य पत्र 9,000 रुपये लिख दिया, बीमा को लिख दिया, जो प्रीपेड था उसको ना, बीमा तो एक खर्च है उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन उस पर पूर्व जो है पहले से दे दिया गया वो आपकी संपत्ति, उसको लिख देंगे। उसके बाद आपको जो प्राप्त होने वाला है पैसा, संपत्ति आपका कमीशन का, उसको लिख देंगे, और अंतिम स्कंद को लिख देंगे। इस तरह से सारे मदे हमने लिख लिया। अब कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको समझ नहीं आया, कौन से ऐसे मदे थे जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, बिल्कुल उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा, और इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाया है जिसको आप देख करके अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि क्वेश्चन होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। तो उदाहरण अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्रियात्मक प्रश्न मैंने जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आपको एग्ज़ाम्पल की भी तैयारी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्ज़ाम्पल के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे। एग्ज़ाम्पल मैंने 6 बताया, आप 7 को भी बना कर देखेंगे, 8 को भी देखेंगे, 9 को भी देखेंगे। तो बिल्कुल आप भी ट्राई करते रहिए, बाकी मैं हूँ आपको और समझाने के लिए। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।